हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली हमारा कर्व का टॉपिक चल रहा था। अभी कर्व का टॉपिक में लास्ट वीडियो में आपको मैंने जो बेसिक था कर्व के बारे में वो एक्सप्लेन करा था। अब इसमें आता है स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन। देखो, स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन जो होते हैं ना, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा इंटरपोलेटेड स्प्लाइन और सेकंड हो जाता है हमारा अप्रोक्सीमेटेड स्प्लाइन। ये दो टाइप्स के होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, इंटरपोलेटेड स्प्लाइन का मतलब क्या हो जाता है कि हमने क्या करा, इसमें जो कंट्रोल पॉइंट्स, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि इसमें हम 4 कंट्रोल पॉइंट्स लेते हैं। कंट्रोल पॉइंट का क्या मतलब होता है कि जिससे हम उसकी शेप को कंट्रोल कर सकें, दैट इज़ द कंट्रोल पॉइंट। तो अगर सपोज मैं ये 4 कंट्रोल पॉइंट्स कंसीडर कर रही हूँ और आपका इसमें जो इंटरपोलेटेड में जाएगा तो उसमें क्या जाएगा कि ये सारे के सारे कंट्रोल पॉइंट्स से हो करके निकलेगा। मतलब उसमें ऐसा नहीं होगा कि हम किसी को छोड़ेंगे, हम सारे के सारे कंट्रोल पॉइंट को कंसीडर करेंगे। तो ये जो हो जाता है आपका हो जाता है इंटरपोलेटेड स्प्लाइन। लेकिन जब हम अप्रॉक्सीमेटेड स्प्लाइन की बात करते हैं तो उसमें भी हम 4 को ही कंसीडर कर लेते हैं। एक्चुअली हम 4 को ही लेके चल रहे हैं ताकि स्टैंडर्ड रहे हमारा कि डिग्री 3 और कंट्रोल पॉइंट 4। उसमें क्या होता है हमारे अप्रॉक्सीमेट में कि इसमें जो कर्व बनेगा ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे कंट्रोल पॉइंट से होकर के जाए। तो उसमें एक आधा हमारा छूट भी सकता है, लेकिन जो फर्स्ट और लास्ट इस कंट्रोल पॉइंट से ज़रूर पास होगा, है ना, जो भी हमारा जो कर्व है। तो इसी तरीके से ये हमारा आ जाता है अप्रॉक्सीमेटेड स्प्लाइन। और बेस्ट हमारा रहता है वही 4 पॉइंट्स में। तो 4 पॉइंट्स में बेस्ट रहता है। अब यहाँ से हम जो अपनी पैरामेट्रिक इक्वेशन की जो लेते हैं ना हम इक्वेशन, वो हम क्या कंसीडर करते हैं, हम इसे ले लेते हैं क्यू ले लेते हैं। क्यू यू इक्वल टू हम कंसीडर करते हैं आई इक्वल टू 0 अप टू एन पी आई बी आई एन। ये हम हर जगह एक्चुअली अब जब आगे हम एल्गोरिथम देखेंगे ना, उसमें यही फॉर्मूला यूज़ होता है कि हमारे जो पॉइंट्स हैं ना, एक तरह से ये आई 0 से लेकर के एन तक चल रहा है। ये हमारा जो पी है ना, पी हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर। पी है हमारा ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ये हमारा हो गया इंटरपोलेटेड स्प्लाइन एंड अप्रॉक्सीमेटेड स्प्लाइन। अब इसमें जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट होता है हमारा कंटिन्यूटी। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इसका, नेक्स्ट टॉपिक क्या इसी के अंदर ही आता है। ये सारे हमारे को देखने पड़ेंगे तभी हम आगे की चीज़ समझ पाएंगे इसमें। अब देखो, कंटिन्यूटी के अंदर जो हमारा आता है ना, ये आता है एक तो पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी होता है, एक होता है जियोमेट्रिक कंटिन्यूटी। क्या होता है, एक होता है हमारा पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी होते हैं और एक होता है जियोमेट्रिक कंटिन्यूटी। ये दोनों के दोनों हमारी होती हैं। अब देखो, इसमें हम कैसे लेके चल रहे हैं। अब अगर मैंने जैसे सपोज एक कर्व लिया है ना, एक कर्व मैंने ये ऐसे ले लिया, ठीक है, इसको मैं ले लेती हूँ आर। ये एक कर्व है हमारे पास में आर, जो कि अब कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है, टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है और टी इक्वल टू 1 तक हमारा जाता है। देखिए, इसके बाद में अगर मैंने एक और कर्व को इसमें कंसीडर करते हैं हम, तो अगर हमने जैसे सपोज ये कर्व ले लिया, तो अब ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ से जुड़ रहा है ना, ये आर लिया, इसको ले लेती हूँ मैं एस। तो यानी यहाँ पर इसका क्या है, t इक्वल टू 0 है इस कर्व के लिए, एस के लिए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 1। यानी एक तरह से ये कंटिन्यूएशन में ही आ गया। तो इसमें क्या आ जाता है हमारा, अगर हम इसका 0 ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी देखते हैं, फर्स्ट क्या देखते हैं हम, 0 ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी अगर हम देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि हमने जो फर्स्ट अपना कर्व स्टार्ट करा उसी से सेकंड कर्व इमीडिएटली स्टार्ट हो गया। यानी हमारा जो यहाँ पर जो पॉइंट था ना, इसका पॉइंट क्या है, ये तो t इक्वल टू 1 है, यानी r का जो t इक्वल टू 1 है ना, ये इक्वल टू किसके है, s का जो t इक्वल टू 0 है। यानी इसको हम लिख लेते हैं ये
T1 इक्वल टू, सॉरी एस है ना ये, एस T0, यानी ये दोनों की दोनों क्या है, अगर सेम वैल्यू है इसकी तो यानी ये कंटिन्यूशन में आ रहा है। इसको हम जो लिख देंगे, इसको हम C0 से मेंशन करेंगे। ये था हमारा ज़ीरो ऑर्डर। अब हम इसमें फर्स्ट ऑर्डर देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑर्डर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हमारे को निकालना है ये फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी, इसको हम शो कर देंगे C1 से, उसको C0 से करा, इसको हम करेंगे C1 से। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कंसीडर करेंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ से ये एक कर्व लिया था, दूसरा ये लिया था, ये था हमारा R और ये था हमारा S। तो यानी इसका जो डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, R का फर्स्ट वाले का जो डेरिवेटिव है दैट इज़ इक्वल टू सेकेंड वाले के डेरिवेटिव से। मतलब यहाँ से जो यहाँ पर ये था ना t इक्वल टू 1 था और इसका था t इक्वल टू 0, यानी यहाँ से जो t1 था और ये तो t0 था, उसका जो डेरिवेटिव हमने निकाला ना, वो दोनों के डेरिवेटिव इक्वल होंगे। पहली कंडीशन तो इक्वल होगी, साथ में दूसरी कंडीशन ये वाली भी इसकी कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, तब हम कहेंगे कि ये जो है फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर में क्या करेंगे, हम सेकेंड ऑर्डर का कैसे देखेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ये इसका अगर मैं इसमें लिख रही हूँ ये T1 इज इक्वल टू S डबल डैश T0, यानी ये इक्वल। अब ये कंडीशन कब इक्वल होगी, जब हमारा फर्स्ट भी, ये वाला भी जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड होगी और जो इससे पहले वाली जो दोनों की इक्वल करी थी वो कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी, तब हम इसको भी मानेंगे कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है और ये हमारा सेकेंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी है। इसको हम शो कर देते हैं C2 से। तो ये तो था हमारा एक पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी। अब अगर हम इसका देखते हैं ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी को देखते हैं, तो ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी भी देखो होता तो इसी तरीके से है, बस उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम टेंजेंट को भी कंसीडर कर लेते हैं कि अगर एक ये हमारा सर्कल है, एक ये है, ये R है, ये S है। टेंजेंट कैसे लेते हैं, देखो जिस डायरेक्शन में हमारा कर्व जा रहा है ना, उसी का टेंजेंट। देखो यहाँ से ये कर्व ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, अब ये नीचे की तरफ जाएगा तो टेंजेंट इसका यहाँ पर आएगा नीचे की तरफ। यहाँ से जिस डायरेक्शन में हमारा कर्व जा रहा होता है उसमें हम उसका टेंजेंट कंसीडर करते हैं। तो अब हमने इन दोनों के टेंजेंट को कंसीडर करा, तो उनका जो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ज्योमेट्रिक है ना, ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी में हम क्या करते हैं कि R1 वो T1 इक्वल टू हमारा S T0, तो ये तो हमारा क्या आ जाएगा, ज़ीरो ऑर्डर। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर। एक तो हमारी ये चीज़ आ गई। दूसरा हमने क्या करा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने क्या करा कि दोनों के जो टेंजेंट का है ना, वो हमारा टेंजेंट जो होगा ना वो प्रोपोर्शनल होगा। दोनों के टेंजेंट जो होंगे ना, उनकी डायरेक्शन जो होगी सेम होगी। दोनों की क्या होगी, डायरेक्शन जो होगी सेम होगी, चाहे उसका मैग्नीट्यूड भले अलग अलग हो जाए, बट लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या करेंगे हमारे को कि ये जो है हमारा जो इसमें दोनों का जो टेंजेंट है वो प्रोपोर्शनल उसमें लेंगे, तो हमारा वही चीज़ आ जाएगी कि R इसका डेरिवेटिव T1 का और इसका डेरिवेटिव दोनों का वही S T0, वही सेम चीज़ लेते हैं, तो वो हमारे को वो इक्वल आना चाहिए हमारा। ऐसे ही हम सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा कि उसका डबल डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम इसके कंटिन्यूएशन में इसको करते हैं। अगर देखो यहाँ से सपोज मैं एक कर्व ये ले रही हूँ और दूसरा कर्व मैंने अगर यहाँ से स्टार्ट कर दिया, यानी ये स्टार्ट करा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका t इक्वल टू 1 है और यहाँ इसका t इक्वल टू 0 है, तो यानी ये दोनों क्या हो रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो उस समय क्या होगा, हमारी ये कंटिन्यूटी में नहीं आएगा। तो उसमें हमारे को इस तरह से हम करके हम अपने क्या हो जाते हैं, हम शेप को कंट्रोल कर लेते हैं। अभी आगे जो हम एल्गोरिथम देख रहे हैं उसमें उस एल्गोरिथम में हम इसी को यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करके हम जो है अपना कंटिन्यूएशन की चीज़ को देखेंगे कि कैसे वो उसको सॉल्व करता है। अब यहाँ से हमारा क्या है, ये टॉपिक इसका कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब इसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी हर्माइट कर्व देखेंगे। हर्माइट कर्व होता है हमारा इंटरपोलेशन स्प्लाइन कर्व होता है,
वो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट वीडियो उसमें हम देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब करिए। अब इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी कि जैसे अगर हमने ये C1 लिया है ना, और इसको अगर हमने ये लिया नेक्स्ट वाला, तो वही कंडीशन जो पीछे बताई थी कि अगर हमारा ये जो है R1 अगर फर्स्ट ऑर्डर में है तो ये हमारा S1 भी जो होगा ना वो मतलब एक तरह से उसी ऑर्डर में रहेगा। जबकि S1 अगर हमारा कंटिन्यूएशन में है तो ज़रूरी नहीं कि R1 भी कंटिन्यूएशन में हो, लेकिन अगर R1 कंटिन्यूएशन में है तो S1 भी उसके कंटिन्यूएशन में होगा। जबकि S1 अगर कंटिन्यूएशन में है तो ज़रूरी नहीं कि R1 कंटिन्यूएशन में हो। तो ये अभी टॉपिक था, तो मैं एक्चुअली एक लाइन मिस कर गई थी इसलिए मैंने आपको बताई। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।